ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे इस बुलेटिन में आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार में सियासी बवंडर उठ गया है। बीजेपी नेता आरके सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित दूसरे नेताओं पर सवाल उठाए हैं। अशोक चौधरी बोले पीके पर करेंगे मानहानि का केस। पूरी खबर आगे आप देखेंगे। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान बीएसपी में जाने के सवाल पर बोले अभी पूरा ध्यान सेहत पर है। वहीं अखिलेश यादव ने रिहाई पर जताई खुशी। तीसरी खबर, चंद घंटों की बारिश में किस तरह कोलकाता बेहाल हो गया उससे जुड़ी हुई है। तैयारियों की पोल खुलकर सामने आ गई। रेलवे और मेट्रो सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है, जबकि करंट लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। और अभिनेता शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी को भी सम्मानित किया गया। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहां हापुड़ में 3 बाइक सवारों के बीच ऐसी टक्कर हुई जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक में बैठे हुए लोग हवा में उछल गए। पलक झपकते ही एक खतरनाक टक्कर हो। हादसे में एक तरफ स्पोर्ट्स बाइक सवार व्यक्ति था तो दूसरी तरफ सामान्य बाइक चला रहे 2 लड़के। एक दूसरे के सामने आने के 1 सेकंड बाद ही दोनों बाइक पर बैठे लोग जमीन पर थे। स्पोर्ट्स बाइक वाले की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल थी। तभी सामान्य बाइक से आ रहे लड़के अचानक दाईं ओर मुड़े। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, स्पोर्ट्स बाइक वाला उनसे भिड़ गया। सोमवार दोपहर 3 बजे के करीब हुए इस हादसे के बाद बाइक पर बैठे हुए दोनों लड़कों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। 1 हफ्ते बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। हैदराबाद के हकीमपेट में बादल ऐसे बरसे कि वहां पर गाड़ियां बहने लग गईं। बाइक, स्कूटर, ऑटो, हकीमपेट की इस गली में खड़ी हर गाड़ी सैलाब में बह गई। सैलाब में बह रहा ऑटो गली किनारे बिजली के खंभे से टकराया, जिसके बाद वहां चिंगारी देखी गई। पानी का फ्लो इतना तेज था कि उसने वैन को भी नहीं छोड़ा। ये तो गनीमत रही कि सकरी गली में वैन अटक गई, वरना ये अभी कुछ और दूर बहती। एक दूसरे वीडियो में दीवार के पीछे से सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। 2 पहिया गाड़ी में आया शख्स खतरनाक पानी के बीच फंस गया था। जब तक पानी का फ्लो कम नहीं हुआ वो वहीं खड़ा रहा। कर्नाटक के बेलगावी जिले में हिंदू संगठन के हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। हंगामा गौबांस के शक को लेकर हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक के पहले शीशे तोड़े और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस ट्रक में गोमांस ले जाया जा रहा था। मामला कर्नाटक के बेलगावी के कागवाड़ तालुका का है। बताया जा रहा है कि ट्रक से मांस हैदराबाद जा रहा था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को शक हुआ कि ट्रक में गोमांस है। उन्होंने ट्रक को रोका और उसमें आग लगा दी। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर से मारपीट भी की गई। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस इलाके में पहुंच गई और एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। जरा सोचिए, आप अपनी कार में बैठे हुए हैं और उसके कुछ ही देर बाद आपको ये पता चले कि आपकी कार में भारी भरकम अजगर भी है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के बाराबांकी में रहने वाले नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ। कार में दिक्कत शुरू होने के बाद जब नागेंद्र ने बोनट खोला तो 7 फीट लंबा अजगर उसके अंदर बैठा हुआ था। इस अजगर को देखने के बाद इस शख्स का क्या हाल हुआ वो आप आसानी से समझ सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, मैं कार्यक्रम में निजी कार्यक्रम में जा रहा था तो स्टार्ट किया तो गाड़ी में वाइब्रेशन हुआ। जब वाइब्रेशन हुआ तो मैंने बोनट खोल के देखा गाड़ी का, तो गाड़ी में अजगर सांप था। तो मैंने वन विभाग को सूचना दिया। वन विभाग वाले आए और सांप को पकड़ के, अजगर सांप को पकड़ के लेके वो जंगल में छोड़ दिया। ये घटना बाराबांकी के सिरौली गौसपुर की है। कार में अजगर निकलने के बाद आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। यूपी पुलिस की लेडी सिंघम अब बदमाशों को ठोक रही है। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां स्कूटी से भाग रहे एक बदमाश का महिला पुलिस टीम ने एनकाउंटर किया।
सॉरी मैम, सॉरी। गाजियाबाद में महिला पुलिस अधिकारियों ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा तो बदमाश की हेकड़ी निकल गई। तो क्यों किया था? सर, अब नहीं करूँगा आप। इस बदमाश ने सरेंडर करने के बजाय उल्टा महिला पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन जब महिला पुलिस ऑफिसर ने इसे दबोचा तो बदमाश बार बार सॉरी बोलने लगा और कहने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैम नहीं। क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम। पकड़े गए बदमाश का नाम जितेंद्र है। इसके खिलाफ 8 थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ये बदमाश सड़क पर चलते लोगों के मोबाइल, पर्स और चेन छीनकर भाग जाता था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पंजाब के लुधियाना में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग अचानक लगी और देखते ही देखते स्थिति भयानक हो गई। जहां आग लगी वो फिरोज गांधी मार्केट में आरएस टावर है। आग टावर में मौजूद IDFC बैंक की ब्रांच तक पहुंच गई। बैंक के कई अहम दस्तावेज और फर्नीचर का सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही लोगों ने आग की शुरुआती लपटें देखी तुरंत बैंक को सूचित किया, जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। धुआं पूरे इलाके में फैल गया। समय रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी आ गई और उसने आग पर काबू पा लिया। यूपी के अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक मासूम बच्चे और महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मिनी ट्रक और कार के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी। वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और सीधे मिनी ट्रक से जाकर भिड़ गई। हादसा अलीगढ़ के अकराबाद इलाके में हाईवे पर हुआ। दोनों ही गाड़ियों में आग लगने से हाईवे पर आवाजाही काफी देर तक बंद रही। हादसे में कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए, जिनकी जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रक में आग लगने से एक युवक की जान चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक और कार जलकर खाक हो चुके थे। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे की सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखा कि बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे कि दूसरी तरफ से आ रहे बाइक वाले ने उन्हें टक्कर मारी। टक्कर के बाद बुजुर्ग के साथ बाइक सवार भी सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के बाद से बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हैं। इस वीडियो में दिखा कि सड़क पार करते वक्त बुजुर्ग ने भी बाइक वाले की तरफ देखा नहीं था। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे की लाइव तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क से नीचे उतरते हुए बच गई। फिर जैसे ही ड्राइवर ने होश संभाला तो बाइक सवार चपेट में आने से बच गया, जिसके बाद सीधा कार बिजली खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक पर बैठा युवक दौड़कर कार के पास पहुंचा, लेकिन तब तक कार सवार वहां से फरार हो गए। कार सवारों ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि कहीं हादसे में किसी को चोट तो नहीं पहुंची और मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाश ने घर के बाहर फायरिंग की थी, लेकिन जब यह बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया तो इसको अच्छे से सबक सिखा दिया गया। यमुनानगर की पुलिस इस बदमाश को उसी घर के बाहर लेकर पहुंची, जहां इसने 30 लाख रुपए की रंगदारी के लिए 13 सितंबर की रात को फायरिंग की थी। इस बदमाश के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और एक हाथ में जंजीर बंधी हुई थी। पुलिस वालों ने इसे इसी हालात में नीचे उतारा और ये रेंगते हुए उस घर के बाहर तक गया, जहां इसने गोली चलाई थी। दरअसल पुलिस इसे निशानदेही के लिए इस घर के बाहर लेकर पहुंची थी। जांच में पता चला कि 2 बदमाशों ने विदेश में बैठे गैंगस्टर वेंकट गर्ग के कहने पर फायरिंग की थी। इस मामले में साहिल नाम का ये बदमाश तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एबीपी न्यूज पर अब हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं वो परेशान करने वाली तो है ही, लेकिन सावधान करने वाली खबर भी है।
हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में हुए देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की, जिसके जरिए साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के 23 करोड़ रुपए लूट लिए हैं, जो उनके जीवन भर की कमाई थी। देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले शख्स हैं साउथ दिल्ली में रहने वाले रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा। यह डिजिटल अरेस्ट 50 दिनों तक चला, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त को हुई, जब नरेश मल्होत्रा को एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि नरेश मल्होत्रा के लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल आतंकियों ने किया है और पुलवामा हमले की टेरर फंडिंग उन्हीं के आधार कार्ड से की गई है। कॉल करने वाले ने खुद को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ऑफिसर बताते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। इसके बाद वीडियो कॉल पर ही नरेश मल्होत्रा के घर, उनके नौकर और उनकी बैंक की डिटेल्स ली गई। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का यह जाल 1 अगस्त से 19 सितंबर तक चलता रहा। इस दौरान NIA जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर नरेश मल्होत्रा के अलग अलग बैंक अकाउंट से 23 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए गए। बीच बीच में नरेश मल्होत्रा को डराने के लिए साइबर ठगों ने ED जांच की भी बात कही, उसकी धौंस दिखाई। कुल मिलाकर 50 दिनों तक चली इस ठगी में यहां 21 ट्रांजैक्शन के जरिए 16 अलग अलग बैंकों में पैसे जमा करवाए गए। इस दौरान नरेश मल्होत्रा ने सेंट्रल बैंक से 9.68 करोड़, HDFC बैंक से 8.34 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक से 4.90 करोड़ रुपए निकाले। सब कुछ गवा देने के बाद नरेश मल्होत्रा को अपने साथ हुई इस ठगी का एहसास हुआ। तब उन्होंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फेमस सिंगर जुबिन गर्ग पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। असम के कमरकुची NC गांव के एक शमशान घाट पर जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी। जुबिन गर्ग की छोटी बहन पालमी बोरठाकुर और उनके भतीजे ने चिता को अग्नि देने की रस्म निभाई। अंतिम संस्कार के दौरान जुबिन की पत्नी चिता के पास हाथ जोड़े बैठी रही और फूट फूट कर रोती नजर आई। मशहूर गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उन्हें बंदूक से सलामी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी जुबिन के अंतिम संस्कार में पहुंचे और जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जुबिन गर्ग को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन अंतिम संस्कार के बीच उनके 4 पालतू कुत्तों को देखकर हर किसी की आंख भर आई। जुबिन गर्ग की पत्नी उनके 4 पालतू डॉग्स को लेकर जुबिन के पार्थिव शरीर के दर्शन करवाने पहुंची। चारों डॉग्स ने जुबिन के अंतिम दर्शन किए और इन बेजुबानों को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। कड़ी धूप होने के बावजूद जुबिन के हजारों फैंस शमशान घाट पहुंचे। जुबिन के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई छाता लेकर लाइन में खड़ा था। हर किसी की जुबान पर बस जुबिन का नाम था। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन गर्ग स्कूबा ड्राइविंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सांस लेने की गंभीर समस्या हुई थी और उनकी मौत हो गई थी। दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ आज जहां पूरा देश कोलकाता की खूबसूरत तस्वीरें देखना चाहता है, तो दूसरी तरफ कोलकाता में बारिश ने दुर्गा पूजा की चमक फीकी कर दी। शहर में इतनी खतरनाक बारिश हुई कि उसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े दुर्गा पंडालों में भी पानी भर गया। जिन पंडालों को माता रानी के भक्तों के लिए तैयार किया गया था, वहां पानी ने कब्जा जमा लिया। पंडाल का सारा सामान बाहर तैर रहा था। बड़े बड़े पंडाल जो किसी खास थीम और कलाकारी के साथ बनाए गए, उन सभी कलाकारियों पर बारिश का पानी फिर गया। पानी में डूबे हुए दुर्गा पंडालों की चमक आज सुबह फीकी पड़ गई थी। इधर कोलकाता के बागमरी इलाके में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की छत बस बची थी, बाकी का हिस्सा पानी में था। गाड़ियां तो पूरी डूब गई थी। पंडाल के पास रहने वाले लोग भी सीने तक भरे पानी से जूझते हुए नजर आए। दुर्गा पंडालों के साथ कोलकाता शहर की सड़कें भी डूब गईं। रात के वक्त जिन रास्तों से लोग अपने घर वापस गए, सुबह होते होते वो रास्ते बारिश के पानी में डूबे हुए नजर आए। कोलकाता के आम लोग बारिश के पानी से लड़ते हुए ही सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले।
जो बहुत सारा ऐसा रास्ता है जो रास्ता में वाटर लॉगिंग सिचुएशन हो चुका है। इस वाटर लॉगिंग सिचुएशन के कारण बहुत सारे लोग जो अपनी दफ्तर नहीं जा सक रहे हैं, स्कूल का बच्चा स्कूल नहीं जा सक रहा है। रात भर हुई बारिश के बाद इतना सड़क पर पानी आ गया कि उसमें चलने वाली गाड़ियां बंद होने लगी। मजबूरी में लोग पैदल ही गाड़ी घसीट रहे थे। जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं, वो पानी से भरी सड़क से बचने के लिए बसों में लटक कर सफर कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो पैदल चलते तो उनका सामान भीग जाता, इसीलिए बैग उनके सिर पर था और वो पानी से लड़ रहे थे। सड़क के साथ पानी रेलवे स्टेशन में भी भर गया। कोलकाता के सियालदह स्टेशन में रेलवे ट्रैक में पानी भरा हुआ दिखा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कोलकाता में लोगों की जो मौत हुई है वो पानी में डूबकर नहीं, बल्कि बिजली के करंट से हुई है, झटका लगने से हुई है। कई जगहों पर बारिश के पानी में करंट आ गया था, जिसकी चपेट में आने से कोलकाता में 7 लोगों की मौत हो गई। 2 और जिलों में लोगों की जान गई, यानी पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 9 लोग बिजली की चपेट में आने से मरे हैं। बिजली के कटे हुए तार पानी में कई जगह डूब गए थे और वहीं से करंट फैला और लोग उसकी चपेट में आ गए। इन घटनाओं में सीधे तौर पर वो लापरवाह कंपनी CESC जिम्मेदार है जो कोलकाता में बिजली की सप्लाई करती है। अगर समय रहते तारों का मेंटेनेंस हो जाता तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर ने खड़े हुए ट्रक में टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दरअसल ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर पंचर बना रहे थे। तेज रफ्तार ट्रेलर ने पहले ट्रक में टक्कर मारी और फिर ड्राइवर और क्लीनर को कुचल दिया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर भी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। ट्रेलर के ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा उन्नाव में बांगरमऊ इलाके के देवखरी चौक के पास हुआ। इधर कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर 25 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी। इसके बाद ये मामला अब लगातार बढ़ रहा है और अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला है। हमारी टोपियां छीन ली जाएंगी, कब निकलेंगे जब हमारे चेहरों से दाढ़ियां उतार ली जाएंगी, कब निकलेंगे जब हमारे जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा। पुलिस की अनुमति के बगैर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पहले भड़काऊ बयानबाजी की। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, अगर हुजूर की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, उस सबको घर से बाहर निकल के इसी तरह जवाब देना है। फिर लोगों को उकसाकर सड़क पर आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाला। जुलूस में युवा और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए जो धार्मिक नारे लगा रहे थे। करीब 100-200 लोगों की भीड़ मुरादाबाद की सड़कों पर घंटों तक उत्पात मचाती रही, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। देखिए, मुरादाबाद की तरह उत्तर प्रदेश के बागपत में भी आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर बवाल हुआ है। मुस्लिम युवा आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे तो टकराव की स्थिति बन गई। किसी ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए तो किसी ने अल्लाह अकबर के। पुलिस ने जब लोगों को जुलूस निकालने से रोका तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। बागपत में विवाद की शुरुआत दुकानों के बाहर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाने से हुई। जब दूसरे समुदाय के लोगों ने पोस्टर लगाने का विरोध किया तो मुस्लिम भड़क गए। सर, मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया था आई लव मोहम्मद का, तो ये मेरा पड़ोस वाला है, उसने आके यहाँ से फाड़ के मेरे चेलों को देके चला गया। इसी के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने पुलिस की अनुमति लिए बगैर ही जुलूस निकाला। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड के काशीपुर में रविवार को आई लव मोहम्मद जुलूस में हुए बवाल के बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है। काशीपुर में धारा 163 लगा दी गई है और माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रविवार रात को उपद्रवियों ने जुलूस की आड़ में पुलिस को पीटा था। पुलिस समझाने पहुंची थी तो गाड़ी पर पत्थर बरसा दिए थे और शीशा तोड़ डाला था। जिसने जुलूस निकालकर बवाल काटा था वो सभी उपद्रवी अब पुलिस की रडार पर हैं। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है।
अली खां मोहल्ले में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे 17 से ज्यादा बिजली कनेक्शन भी काट दिए हैं। राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग और पुलिस की टीम ऐसे कार्रवाई कर रही है कि उपद्रवियों के होश उड़ गए हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुए बवाल को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि रविवार को निकाले गए आइलम मोहम्मद जुलूस की स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर ने लिखी थी। दावा है कि नदीम अख्तर ने ही भीड़ को इकट्ठा किया था और जुलूस निकालने के लिए उकसाया था। पुलिस ने नदीम अख्तर को मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी उपद्रवियों की कुंडली खंगाली जा रही है। सीएम दामी ने यहां साफ कहा है कि जिस किसी ने बवाल किया था उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। देखिए, यूपी से शुरू हुआ आइलम मोहम्मद विवाद उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। आइलम मोहम्मद के नाम पर शहर शहर उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ इसके बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल 4 सितंबर को 12 वफात के दिन कानपुर से आइलम मोहम्मद विवाद की शुरुआत हुई थी। कानपुर के रावतपुर में सड़क किनारे आइलम मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर लगाए गए थे। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर इसका विरोध किया था। पुलिस से अनुमति न होने के कारण आइलम मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर्स को हटवा दिया गया। इसके बाद मुस्लिम युवकों ने शहर में लगे हुए दूसरे पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए और जुलूस भी निकाला था। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शुरुआत में यह विवाद कानपुर तक ही था, लेकिन बाद में उन्नाव, बागपत, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका की, जहां टेक्सास में हनुमान जी की विशाल मूर्ति को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 90 फीट की भगवान हनुमान की ये मूर्ति टेक्सास में हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हनुमान जी की इस मूर्ति के खिलाफ विवादित बयान दिया। डंकन ने कहा कि अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है, लिहाजा यहाँ ये हनुमान की मूर्ति क्यों बनाई गई है। डंकन की टिप्पणी पर आलोचना की बाढ़ आ गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू विरोधी करार देते हुए टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। टेक्सास के अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित हनुमान जी की इस मूर्ति का उद्घाटन अगस्त 2024 में हुआ था। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है। इधर महाराष्ट्र के नाला सोपारा में समंदर की लहरों के बीच पर्यटकों की गाड़ी फंस गई। यहाँ कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही अपने लिए मुसीबत खड़ी की थी। नाला सोपारा के कलम्ब बीच में समंदर के पानी के बिल्कुल करीब एक पर्यटक अपनी कार लेकर चला गया। कोना वही था जो सामने दिख रहा है। समंदर किनारे मौजूद रेत में कार के पहिए फंसे, फिर समंदर की लहरें उस कार को अपनी ओर खींच ले गई। अब समंदर किनारे फंसी कार को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मुहिम छेड़ी। रस्सी से बांधकर कार को और दूर जाने से रोका। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार निकाली गई। जैसे आपने अभी आम लोगों को मसीहा बनकर मदद करते हुए देखा, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के धाराशिव में एक सांसद बाढ़ के पानी में उतरे और लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे। रेस्क्यू टीम के साथ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद ओमराज निंबालकर भी सीने तक भरे पानी में उतरकर लोगों को बचाने के काम में लगे रहे। रेस्क्यू टीम के साथ लकड़ी और रस्सी थामे सांसद काफी देर तक पानी में रेस्क्यू टीम के साथ लगे रहे। आमतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके निकल जाने वाले जनप्रतिनिधि को इस तरह पानी में उतरकर रेस्क्यू करते देख लोगों ने उनकी सराहना की। 23 महीनों तक सीतापुर की जेल में बंद रहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज रिहा हो गए। आजम का स्वागत करने के लिए जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। आंखों पर वही काला चश्मा, बदन पर सफेद कुर्ते के साथ काले रंग की सदरी और चेहरे पर वही जोश जो यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे यानी आजम खान की पहचान है। आजम खान को रिसीव करने के लिए उनके बेटे अदीब सीतापुर जेल पहुंचे थे। इस दौरान सीतापुर जेल के बाहर समर्थकों की भारी तादाद थी जिन्हें हटाया गया। साथ ही ऐसी कई गाड़ियों का भी चालान काटा जो जेल के आसपास खड़ी थी। आजम खान फरवरी 2020 में पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तब वो 27 महीने जेल में रहे थे और 2022 में जमानत पर बाहर निकले। उसके बाद 2023 में दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई और 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिली। बड़ी बात तो यह है कि आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों का ही निपटारा हुआ है।
ऐसे में सवाल है कि आजम इस बार कितने दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे। देखिए, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। विरोधी इसे सियासी प्रतिशोध बताते हैं। आजम खान की रिहाई के करीब 2 घंटे बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुशी भी जताई और आजम खान को सामाजिक सौहार्द का प्रतीक भी बताया। अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब यूपी में उनकी सरकार बनेगी तो झूठे मुकदमों को साफ किया जाएगा। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन आजम खान के खिलाफ मुकदमों की बौछार करने वाले रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने एक बार फिर आजम खान के बुरे दिनों की भविष्यवाणी की है। बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, तो पैरवी है वो बहुत मजबूती से पहले भी चल रही थी और आगे भी बहुत मजबूती से चलेगी। आजम खान पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें सिर्फ 12 पर ही अब तक फैसला हुआ है, जिनमें 8 में वो बरी हुए और 4 में उन्हें सजा हुई। ऐसे में आजम का भविष्य क्या होगा ये कोर्ट पर ही निर्भर करता है। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, लेकिन क्या भविष्य में भी वो समाजवादी पार्टी के ही नेता रहेंगे? इसे लेकर काफी चर्चाएं हैं जो तेज हो चली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजम खान एक बार फिर बीजेपी के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जेल से रिहा हुए आजम खान की बातें हर बार की तरह इस बार भी गोलमोल नजर आई, जिसके चलते सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, इलाज कराना है, उसके बाद सोचूंगा। दरअसल चर्चा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस सवाल पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब ही दिया। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। आजम खान चाहते तो एक लाइन में खबरों का खंडन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। हालांकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि आजम खान कहीं नहीं जाएंगे। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मदद कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन आजम का इशारा बहुत कुछ कह रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक शख्स अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था और धूल उड़कर पास में मिठाई की दुकान तक जा रही। जब मिठाई दुकानदार ने इसका विरोध किया तो सामने वाले दुकानदार ने मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोग मिठाई की दुकान के अंदर घुस गए और दुकानदार पर हमला बोल दिया। लोगों ने मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ही हथियार बना लिया और उसी से हमला करने लगे। हालांकि बाद में लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। आरोप है कि मिठाई दुकानदार ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। कुछ युवक आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। ये मामला विभूति खंड इलाके का है। सड़क पर मारपीट होने से वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। काफी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर नई सियासी जंग शुरू हो गई है और इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत बीजेपी जेडीयू के कई बड़े नेताओं को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। अब इसे लेकर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को सरकार में ये बीजेपी अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य है कि। हैरानी की बात तो ये है कि मंत्रियों पर लग रहे ऐसे गंभीर आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार भी चुप हैं। संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने सफाई देने की जगह प्रशांत किशोर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। इधर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया है। काबुल से दिल्ली पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं।
लेकिन एक 13 साल के बच्चे ने इस बात को गलत साबित कर दिया और वो खेल खेल में ही काबुल से दिल्ली पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, 13 साल का एक अफगानी लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। अफगानिस्तान की काम एयरलाइंस का प्लेन सुबह 8:46 पर काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुआ और 10:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड हुआ। यानी 94 मिनट तक ये लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर के पास ही बैठा रहा। प्लेन के पास 13 साल के एक लड़के को घूमता देख कर्मचारियों ने सीआईएसएफ को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सीआईएसएफ ने उस लड़के को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ शुरू की। तब उस लड़के ने बताया कि वो काबुल से ईरान जाना चाहता था, जिसके लिए वो चोरी छिपे काबुल एयरपोर्ट में घुस गया। इसके बाद वो प्लेन के पिछले लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में जाकर छिप गया। पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने के बाद लड़के को उसी प्लेन से वापस काबुल भेज दिया गया। एविएशन एक्सपर्ट के मुताबिक विमान के पहिए के पास छिपकर यात्रा करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 से लेकर -60 डिग्री तक गिर जाता है और ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी बेहद कम हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी या फिर मौत तक हो सकती है। गनीमत रही कि 13 साल के अफगान लड़के के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बवाल थमता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। जहां पर गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी इस मामले में कूद पड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने आयोजकों को गरबा पंडाल के गेट पर गोमूत्र रखने की सलाह दी, ताकि गैर हिंदू गरबा महोत्सव में नहीं जा सके। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जो लोग माँ दुर्गा की जय ना बोले वो बाहर ही रहे। टीका लगा करके और बोली बांध करके माँ दुर्गा के सामने उनको उनका आह्वान करा के तब उसके बाद उसको ऐसे कार्यक्रमों में आयोजन में उनको शरीक किया जाए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने तो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग गरबा आयोजन कराने की नसीहत दी। कई अवांछित लोग आ जाते हैं जो इसमें भावात्मक रूप से नहीं जुड़ते। तो गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मचे इस घमासान के बीच मुंबई के मलाड इलाके में खास तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के खिलाफ आगाह किया गया है। गरबा पंडाल के बाहर एक दो नहीं बल्कि कई पोस्टर लगाए गए, जिन पर हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए लिखा गया कि चाहे दुर्गा बन जाओ या काली, लेकिन लव जिहाद का शिकार कभी नहीं बनना। इस प्रकार का बैनर और पोस्टर लगाया गया है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार को भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही गरबा पंडाल के बाहर वराह अवतार की तस्वीर भी लगाई गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स के जरिए साफ संदेश दिया गया कि जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो पंडाल से दूर रहें। इसके साथ ही लोगों के माथे पर तिलक लगाकर और गंगा जल पिलाकर पंडालों में जाने की बात कही गई। कुछ में पूनम पांडे अब मंदोदरी का किरदार नहीं निभाएंगी। लवकुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को रामलीला से हटा दिया है। में रहने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे को दिल्ली के लवकुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाना था, लेकिन हिंदू संगठनों और साधु संतों के विरोध के आगे लवकुश रामलीला कमेटी को झुकना पड़ा और रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को रोल से हटा दिया। आज जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और तमाम लोगों की राय आपस के अंदर जो देखा कि इससे समाज कहीं ना कहीं बट रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ कि इस साल पूनम पांडे लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर उनको किरदार नहीं दिया जाए। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि हमने पूनम पांडे को एक पत्र लिखा है और जानकारी दी है कि वो मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक युवक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर इस युवक ने ये कदम उठाया और हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और उससे नीचे आने की गुजारिश करने लगे। अरे यहाँ नीचे को आ, नीचे उतर, बिलवा देंगे, चल यहाँ। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वो युवक नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था। लोग कह रहे हैं आजा भाई ज्यादा बढ़िया है,
आजा नीचे को आ। बताया गया कि युवक अर्जुन का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई, जिससे नाराज होकर वो इस टावर पर चढ़ गया। नीचे को आ। कुछ देर बाद उसकी प्रेमिका भी वहां पहुंची और उससे नीचे आने के लिए कहा। काफी मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड समारोह में शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया। ये पहली बार है जब किसी फिल्म के लिए शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। वहीं विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। साउथ के मशहूर अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में जहरीले सांप को देखने के बाद लोग खौफ में आ गए। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी और काफी मशक्कत के बाद इस सांप का रेस्क्यू किया गया। क्योंकि जहरीले सांप पर काबू पाना आसान नहीं था, वो बार बार सांप पकड़ने वाले पर फुफकार रहा था। काफी मुश्किल से सर्पमित्र ने नहर के पास से सांप को पकड़ा और बाहर लाया। इस दौरान सांप गुस्से में फुफकारता रहा। सांप को बोरे में रखने में वन विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए, क्योंकि वो बार बार बोरे से बाहर निकल जा रहा था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने सांप को बोरे में रखा और जंगल में जाकर उसे छोड़ दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज एक दिलचस्प वाकया हुआ। दरअसल न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी दूतावास जा रहे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की गाड़ी को बीच रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, जिस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दिया। How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is closed for you. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की वजह से न्यूयॉर्क पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया था और इमैनुअल मैक्रोन के काफिले को रोक दिया गया, जिस पर इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर चुटकी ली। वहीं इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी मैक्रोन से माफी मांगता हुआ दिखा। दिलचस्प बात ये रही कि इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांसीसी एम्बेसी तक आगे का रास्ता पैदल ही तय किया। यूपी के मेरठ से आज एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। एक युवक ने कमिश्नर कार्यालय में पुलिस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने पहले बोतल से खुद पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाने के लिए भागा। वो तो भला हो पुलिस कर्मियों का, जिन्होंने युवक को पकड़ लिया और उसकी जान बचाई। युवक नगर निगम के अधिकारियों से परेशान था। 1 साल पहले इस युवक की भतीजी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। और इन्होंने कोई ये नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी। युवक लंबे समय से नगर निगम के अधिकारियों से आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों के प्रतिबंध की मांग कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इंसान नहीं है, आप भी तो इंसान है। इसलिए इस युवक ने आत्महत्या का फैसला किया। तस्वीरें मेरठ के कमिश्नर कार्यालय परिसर की हैं। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।